morning student. I hope you all are very well with your family. Okay, all of you done your first worksheet very well. So student, without delay we start our study. In the previous class we studied the half of the chapter first. So student, see the page number 17. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ओके, इमारत और स्मारक. बिल्डिंग्स हो गया इमारत और मॉन्यूमेंट्स क्या हो गया स्मारक. ओके स्टूडेंट, सो यू सी द फर्स्ट लाइन. एनी बिल्डिंग्स दैट इज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉन्यूमेंट. कोई भी ऐसा बिल्डिंग जिसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मारक कहते हैं. ठीक है, उसे स्मारक कहा जाता है. ऐसा बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जिसका कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो, उस टाइप के बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. इट मे बी बरीड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा. ओके, ये बिल्डिंग में भी दफन भी हो गए होंगे, मतलब अभी कोई साक्ष्य नहीं होगा. ओके, जैसे इन केस ऑफ हड़प्पा संस्कृति जिस टाइम में था, अभी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका. अगर आप उस जगह पे जाइएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं. ओके, अब नेक्स्ट देखिए. और स्टिल स्टैंडिंग लाइक द रेड फोर्ट इन दिल्ली. लेकिन अभी भी हम रेड फोर्ट को देखने दिल्ली जा सकते हैं. अभी भी वो स्मारक मॉन्यूमेंट अभी भी खड़ा है. आप अभी भी चाहें तो दिल्ली जाके उसे देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए. द बिल्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस etc. ओके, बिल्डिंग्स जो होता है वो टेम्पल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मंदिर के फॉर्म में भी हो सकता है, फोर्ट किला, ओके, पैलेसेस महल टाइप का कोई बिल्डिंग बना होगा, घर बना होगा, तो इस फॉर्म में भी बिल्डिंग्स हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए. दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज. तो ये सभी बिल्डिंग्स जो है, मॉन्यूमेंट जो हैं, किस चीज़ को डिनोट करते हैं, उस टाइम के हिस्टोरिकल पीरियड के, मेडिवल पीरियड के आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर में किस टाइप का डेवलपमेंट हुआ था. आर्किटेक्चर का मतलब गया वास्तुकला, आर्ट हो गया कला. वास्तुकला और कला में उस टाइम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाइफ में कौन कौन से बदलाव हुए थे. ओके, लोगों के सामाजिक आर्थिक लाइफ में किस टाइप के बदलाव हुए थे, उसके बारे में हमें बताता है. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए. सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड और द कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल. कुछ मॉन्यूमेंट्स के नाम बताए गए हैं उस टाइम के, जो आज भी हैं, आज भी प्रेजेंट में हैं, जस्ट लाइक एज कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट और ताजमहल. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फैक्ट्स. ओके, पेंटिंग्स और अदर आर्ट, कला के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में. ओके, फर्स्ट लाइन देखिए. पेंटिंग्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. पेंटिंग्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है हिस्ट्री का. ठीक है, पेंटिंग्स को भी हमारे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है. अब नेक्स्ट लाइन देखिए. दे टेल्स अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीरियड. तो पेंटिंग्स के द्वारा हम जान सकते हैं उस टाइम का परंपरा कैसा था, फूड हैबिट कैसा था, ड्रेसेस लोग कपड़े कैसे पहनते थे, और ऑर्नामेंट्स कैसा था, मतलब किस टाइप के गहना जेवर पहनते थे. ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए. वी हैव फाउंड वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स को ढूंढा है या देखा है, या उस टाइम हिस्टोरियंस ने, लोगों ने जाके जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाके ढूंढते हैं इन सब चीज़ों को, तो उन्होंने इन पेंटिंग्स में पाया, देखा कि उस टाइम के स्कूल्स कैसे होते थे, किस टाइप से पेंटिंग्स में हर चीज़ों का अच्छे से डिफाइन. पेंटिंग्स में हमें डिफिनेशन बहुत अच्छे से दिया रहता है किसी भी चीज़ का. ओके, तो वो देखकर हम ये उस टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं.
तो पेंटिंग्स में बहुतों ने देखा कि स्कूल का फिगर बनाया हुआ है या कुछ उस जगह का या कहीं मेला लगा हुआ है, तो उस फिगर को देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होती थी, तभी ये पेंटिंग्स में बनाया गया है, दर्शाया गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए। अदर आर्टफैक्ट्स इंक्लूड्स स्कल्पचर्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स इटीसी। अदर आर्ट फैक्ट्स भी हैं, जैसे स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और ऑर्नामेंट्स, ओके, विच गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, जो हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देती हैं, ठीक है, जो हमें जानकारी देती है उस समय के बारे में। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, मूर्ति को, स्मारक को या मिट्टी के बर्तन को, ऑर्नामेंट्स को, तो उस टाइम के बारे में हमें समझ में आता है कि उस टाइम वो टाइम कैसा था, वो पीरियड कैसा था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक कॉइन्स, सिक्का के बारे में। आप लोग पढ़े थे 6th क्लास में, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक, यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द किंग्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, डेट्स, लैंग्वेजेस दैट वीयर इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइम। तो कॉइन्स हमें क्या बताता है? अगर हमें किसी जगह की खुदाई करने पे सिक्का मिल जाता है तो उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उस कॉइन्स को किस राजा ने बनाया था, वो कॉइन्स किस मेटल का बना हुआ है, किस शताब्दी में बनाया गया था, या उसमें किस तरह के साइंस के प्रयोग किए गए हैं, किस तरह के चिन्हों का प्रयोग किए गए हैं, वहाँ के इसका कॉइन्स का यूज़ व्यापार में किया जाता था, रिलीजन्स का पता चलता है, लैंग्वेज का पता चलता है। मतलब एक कॉइन्स के मिल जाने से हमें इतने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आप सिक्का ले लीजिए, उसमें देखिए कितने सारे चीज़ों की जानकारी होती है। 1 रुपया का ही सिक्का लीजिए, उसमें इंडियंस कल्चर को भी दर्शाया गया है, साइंस को दर्शाया गया है, फिर लैंग्वेज भी पता कर सकते हैं, ईयर कब बना था, हर कुछ रहता है। तो इस तरह से कॉइन्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, उस टाइम के जानने में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द्रव्य परीक्षा, अ फेमस बुक ऑन कॉइन्स वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिजली, ठीक है। तो द्रव्य परीक्षा एक फेमस बुक है, ठीक है। द्रव्य परीक्षा एक बुक का नाम है जिसमें कॉइन्स के बारे में लिखा गया था। किस टाइम? अलाउद्दीन खिजली के रीजन में, जब अलाउद्दीन खिजली का राज था, राजा था उस टाइम, उसी टाइम जो द्रव्य परीक्षा नामक एक बुक लिखा गया था, ओके, जिसमें कॉइन्स के बारे में जानकारियाँ दी गई है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इट लिस्ट्स द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग हिज रीजन। तो उस टाइम कॉइन्स में जो है उस समय को ढाला गया है, मतलब कॉइन्स में इतनी जानकारी दे दी गई है कि हम उस रीजन को, उस काल को, अलाउद्दीन खिजली जब राजा थे, राज करते थे, तो उस टाइम क्या क्या होता था, कैसा था वह टाइम, हम लोग कॉइन्स के द्वारा बहुत ही, तो कॉइन्स को देखकर हम लोग उस रीजन के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ओके, मगर अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख। ओके, अब फर्स्ट लाइन देखिए, दीज आर राइटिंग्स ऑफ रिलेटिवली हार्ड सरफेस, एग्जाम्पल स्टोन्स और मेटल, सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ दिस। नेक्स्ट पेज में चलिए, provided were recorded on copper plates and some are inscribed on the temple, mosque and buildings walls। ओके, इस लाइन में कहा गया है कि इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। ओके, शिलालेख जो होता है इसमें लिखा जाता है, राइटिंग। ओके, इसमें किसी भी चीज़ को लिखा जाता है, जैसे किस पे, स्टोन या मेटल पे, ठीक है, पत्थर पे या कोई मेटल होगा उस पे। और सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ दिस पीरियड वेर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और उस टाइम का
कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे वो कॉपर के प्लेट पे भी लिखे गए थे, ओके। एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल, मॉस्क्यू, बिल्डिंग्स और वॉल्स। और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे वो टेम्पल्स में भी, मॉस्क्यूज मस्जिद में भी, और बिल्डिंग्स इमारतों पे भी लिखे जाते थे, बिल्डिंग्स के वॉल्स पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दे जनरली कन्वेड अ किंग्स ऑर्डर हिज डीड्स हिज प्रीचिंग इटीसी, ओके। अब ये इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या जाता था, शिलालेख पे क्या लिखा जाता था, शिलालेख पे राजाओं के रूल और रेगुलेशन लिखे जाते थे, ऑर्डर्स लिखे जाते थे, लॉ लिखे जाते थे। जैसे कोई लॉ बनाता था राजा तो उसको पत्थर पे लिखवा देता था, या कोई शिलालेख हो या मेटल हो या बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स उस पर लिखवा दिया जाता था। हिज डीड्स, उसके कर्म, उसने क्या क्या काम करवाए उसको लिखा जाता था। फिर हिज प्रीचिंग, ओके, उनके उपदेश, बहुत सारे उपदेश देते थे राजा, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उस टाइप के उपदेश भी उन शिलालेख पे लिखवाए जाते थे, ओके। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरीज इन बैटल एज इंस्क्रिप्शंस। राजा जो होते थे वो सिर्फ अपने उपदेश या अपने कर्म या अपने लॉ या ऑर्डर्स ही नहीं लिखवाते थे, वो उस चीज़ को भी लिखवाते थे। अगर वो किसी बैटल में गए हैं, लड़ाई में, उस लड़ाई को जीता, कैसे जीता, उसको वो लड़ाई जीतने में क्या क्या काम करना पड़ा, उस बैटल्स के बारे में भी पूरी तरह से उसको क्या किया जाता था, लिखा जाता था। शिलालेख पे लड़ाई या युद्ध के बारे में भी, अपनी विजय दास्ता के बारे में भी राजा लिखवाते थे, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस हो गया लिखा हुआ, मीन्स लिटरेरी सोर्सेस, बुक लिखना, जैसे कोई बुक लिखना, स्टोरी बुक लिखना, या हिस्टोरियंस जो बुक लिखते थे उस टाइप से, ठीक है, उस टाइप का सोर्सेस। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द बुक्स दैट वेयर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। वैसा बुक जिसे हाथ से लिखा जाता था, ओके, उसे क्या कहते हैं, हस्तलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत ही लंबे समय से जो बुक लिखा जाता था वो भी खुद अपने हाथों से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वेर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स। इस हस्तलिपि में 2 टाइप का मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था। देखिए, दीज मटेरियल्स वेयर पाम लीफ एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्रीज नोन एज द बर्च विच ग्रू इन द हिमालयाज, ओके। इसमें क्या होता था, 2 टाइप का मटेरियल होता था। एक होता है पाम लीफ होता है तार के पौधा का पत्ता, और वृक्ष पेड़ का जो छाल होता था, बार्क, पेड़ का छाल क्या है, बार्क, उसी को बर्च कहा जाता था, जो हिमालय के रीजन में पाया जाता था। ये छाल, ओके, उसी पे लिखा जाता था, वो भी हाथ से, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, फ्रॉम द 13th century पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग। इसके बाद 13th century आया, और उस टाइम अब पेपर का यूज़ किया जाने लगा किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए, ठीक है, बुक्स को लिखने के लिए क्या किया जाने लगा, पेपर का यूज़ किया जाने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड ईजिली अवेलेबल। इस पीरियड में पेपर जो था बहुत ही ईजिली अवेलेबल था, ओके, बहुत ही सस्ता था, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सो द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। इसी कारण उस टाइम पेपर बहुत ही सस्ता रूप से क्या था, अवेलेबल था, इसलिए जो है उस टाइम ये हस्तलिपि का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, विकास हुआ। वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल का मतलब होता है शब्दों का, मीन्स राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा लोग लिखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस से ही समझ रहे हैं आप, कैसा होगा, धार्मिक लिटरेचर, धर्म पे लिखा हुआ लिटरेचर, धर्म से रिलेटेड। उसमें देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, दिस इंक्लूड्स द रिलीजियस वर्क्स एंड commentaries on the previous classical texts such as Smrtis, Dharmsutras, Punans, etc. ओके, पुनॉन्स और etc. तो ये रिलीजियस लिटरेचर जो वर्क है वो किससे जुड़ा हुआ है,
हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे स्मृतिज, धर्मसूत्र, धर्म के बारे में लिखा होना, कितने सारे हम लोगों ने धर्म के स्मृतिज में भी धर्म के बारे में ये सभी बुक हैं। ओके, ये सभी बुक हैं और इसमें जो है धर्म के बारे में लिखा गया है, हमारे धर्म के बारे में लिखा गया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस वॉज द पीरियड ऑफ भक्तिस एंड सूफी संत। उस टाइम का पीरियड क्या कहा जाता था, जब रिलीजियस लिटरेचर का उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो उस टाइम कौन सा पीरियड चल रहा था, भक्ति और सूफी संत का पीरियड चल रहा था। उस टाइम संत बहुत हुआ करते थे और लोग भक्ति भावना में लीन रहते थे, तो उसी टाइम रिलीजियस लिटरेचर का विकास हुआ। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दे रोट अ लॉट ऑफ पोएट्री एंड एपिक। उन्होंने बहुत सारे क्या लिखी, कविताएं लिखी और महाकाव्यों का निर्माण किया। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य, बहुत सारे काव्य और महाकाव्य लिखे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य, सेकुलर टाइप का लिटरेचर। ओके, अब देखिए क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ किंग्स एंड लाइफ ऑफ देयर कोर्ट्स। क्रॉनिकल्स एक टाइप का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, जिसमें राजाओं के बारे में और उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया रहता था। ठीक है, कि इस सेंचुरी में ये राजा आए, उनका लाइफ, उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह के कानून बनाते थे, कितनी युद्ध जीता, उसके बाद ये राजा आए सेंचुरी, उसके बाद ये आए, उसका जो भी ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ उसे जिस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसे वो क्रॉनिकल्स कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स रिटन ड्यूरिंग द पर्शियन, अरबिक एंड टर्किश एरा। बहुत सारे क्रॉनिकल कब लिखे गए, किस एरा में लिखे गए, पर्शियन एरा में, अरबिक एरा में और टर्किश एरा में। इस सभी काल में, इन तीनों काल में सबसे ज़्यादा सेकुलर लिटरेचर लिखे गए। ओके, क्रॉनिकल्स लिखे गए। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट देखिए, राजतरंगिणी, अ संस्कृत कंपोजिशन बाय कल्हण। राजतरंगिणी एक सेकुलर लिटरेचर है, ओके, जिसे संस्कृत में लिखा गया था, किसके द्वारा, कल्हण के द्वारा। कल्हण आदमी का नाम है, राजतरंगिणी बुक का नाम है। ओके, और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब समझ रहे, आत्मकथा, अपना जीवन के बारे में खुद लिखना। ओके, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दिस पीरियड आर सच आर एज अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज के बारे में बताया गया। देखिए फर्स्ट में क्या है, फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फुतूहत ए फिरोज शाही लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये ऑटोबायोग्राफी है। ये फुतूहत ए फिरोज शाही बुक का नाम है और फिरोज शाह तुगलक आदमी का नाम है, जिसके द्वारा ये खुद का वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, तुजुक ए बाबर बाय बाबर। तुजुक ए बाबर जो है वो बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो बाबर ने कौन सा बुक, कौन सा ऑटोबायोग्राफी लिखा, खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा, जिसका नाम है तुजुक ए बाबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुजुक ए जहांगीर बाय जहांगीर। तो तुजुक ए जहांगीर किसके द्वारा लिखा गया, जहांगीर के द्वारा। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फुतू ए फिरोज शाही लिखा था, सबका नाम इसमें मेंशन किया गया। बाबर ने क्या लिखा था, तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने क्या लिखा था, तुजुक ए जहांगीर। ओके, इस टाइप से आप नेम वाइज भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बुक और नेम एक साथ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, बायोग्राफिक्स। सम इम्पॉर्टेंट बायोग्राफिक्स ऑफ द मेडिवल पीरियड्स आर। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफिक्स दिए गए हैं मेडिवल पीरियड के। बायोग्राफिक्स का मतलब हो गया कोई और आपके बारे में लिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है, पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा है, किसने, चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो बुक का नाम है, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में, राजा थे उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उनके शासन के बारे में, उनके काल के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा बुक का नाम है, जिससे गुलबदन बेगम में लिखा है, और इसमें हुमायूं के बारे में लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, आईनी अकबरी। ओके, एंड अकबर नामा बाय
अबुल फजल ने दो बायोग्राफिक्स लिखे हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक देखिए ट्रैविलोगस का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। ओके, सम फेमस अकाउंट्स ऑफ फॉरेन, तो हाँ देखिए आगे देखिए इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, राल्फ फिच बर्नियर एंड ट्रेविनियर। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द इंडिया। ट्रैविलोगस का मतलब था यात्रा वृत्तांत। बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आए इंडिया में यहाँ के हिस्ट्री को जानने के लिए, तो वहाँ पे नाम दिया गया है सबका, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, ये सभी फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए। क्या इंडिया के उस टाइम के जिस टाइम वो आए थे वहाँ उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को, इंडिया के सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए डॉक्यूमेंट्स से है डॉक्यूमेंट होता है कुछ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। अब देखिए क्या है, फर्स्ट लाइन मेडिवल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड ग्रांट्स, राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। मेडिवल पीरियड में ओके उस टाइम ज़्यादातर भू राजस्व और भूमि अनुदान के बारे में ही लिखा गया है, उसी के बारे में लिखा गया है। तो मेडिवल पीरियड में लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है भू राजस्व और लैंड ग्रांट का मतलब भूमि अनुदान, मीन्स जमीन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड ज़्यादातर लिखा गया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए अनदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर द फरमान्स, दैट इज इम्पेरियल डिक्रीज, ऑर्डर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग्स। तो अनदर लिटरेरी सोर्सेस है इस पीरियड का, क्या है, फरमान्स है। फरमान्स का मतलब होता है इसमें कुछ इम्पेरियल डिक्रीज होते हैं, मतलब शाही दशक, वहाँ के उस टाइम के राजा जो भी राजा थे उन्होंने कौन सा लॉ बनाया था, नियम बनाया था, उनके शौक क्या थे, वे किस टाइप के पत्र व्यवहार करते थे, मीन्स कैसे पत्र लिखा जाता था उस टाइम, उसके बारे में बताया गया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट वेर कलेक्टेड बाय द किंग्स, रिच पीपल, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। ओके, उस टाइम मेडिवल पीरियड में, ठीक है, राजाओं के द्वारा, कुछ रिच लोगों के द्वारा, और किस चीज़ को कलेक्ट किया जाता था, हस्तलिपियों को कलेक्ट किया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट आपको बताया, पहले ही बताया, मैन्युस्क्रिप्ट क्या था, हस्तलिपि, हाथ के द्वारा लिखा हुआ जो भी चीज़ होता है तो उसे कलेक्ट करते थे कौन, राजा, रिच पीपल, और उसे कहाँ रखते थे, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल में, मठ में, बहुत बड़ा मठ होता है और टेम्पल होता है, उसे मंदिर में रख देते थे। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए दीज मैन्युस्क्रिप्ट वेयर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ रखा जाता था, लाइब्रेरीज में, ठीक है। लाइब्रेरीज का मतलब समझते हैं जहाँ किताबें रखी जाती, उसी तरह हस्तलिपि भी एक टाइप का बुक हो जाता था, बुक बन जाता था और उसे लाइब्रेरीज में या नहीं तो अभिलेखागार में रखा जाता था। ओके, वो एक टाइप का लाइब्रेरी ही हुआ उस टाइम, उसे लाइब्रेरी ही अब हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं और वो लाइब्रेरी की तरह ही होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आर्चीव्स इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड। अभी बताएं ये आर्चीव्स है लाइब्रेरी, वैसा जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट और हस्तलिपि को क्या किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट लाइन टुडे नेक्स्ट टॉपिक टुडे ऑल the national and state government have archives where they kept their old official records and transaction। तो अभी क्या होता है, हमारे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं इन सभी मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट को एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखा है, एक ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड करके एक फाइल बना दिया गया है और इसका लेन देन भी होता है, मीन्स इसे
एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जाता है, मतलब पढ़ने के लिए कि हमारे देश का हिस्ट्री कैसा था, क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे उनका कोई उस टाइम कोई कॉपी नहीं था, अब तो बहुत सारा बन गया है। तो इसे हमारे गवर्नमेंट ने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड नाम देकर अच्छे से रखा है और इसका लेन देन भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट लाइन देखिए, टुडे हिस्टोरियंस फेसेस मैनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अभी जो हिस्टोरियन जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। ओके, देखिए कौन कौन से इस मनुस्क्रिप्ट जो है ये जो भी हस्त लिपि है हमारे, जिसे गवर्नमेंट ने मनुस्क्रिप्ट जिसे गवर्नमेंट ने रखा है, उसे यूज़ करने में उन्हें हमारे हिस्टोरियंस को, इतिहासकार को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ओके, अब देखिए कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। कि हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं अच्छे से। देखिए फर्स्ट देखिए, सिंस देयर वाज नो पेंटिंग प्रेस इन दैट पीरियड, तो उस टाइम कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है। स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, मतलब कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था इन हस्तलिपि का प्रतिलिपि बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए। जैसे हम लोग अभी बहुत सारा एक डॉक्यूमेंट का बहुत सारा कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नेचुरली दे मेड स्मॉल चेंजेस इन द वर्ल्ड सेंटेंस। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए वर्ल्ड में। दीज स्मॉल चेंजेस मेड ड्यूरिंग कॉपिंग ग्रू ओवर सेंचुरीज एंड मेड द मैन्युस्क्रिप्ट सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर। तो इसके कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, तो एक साइंस डेवलप हुआ कॉपी करने का, कॉपिंग का साइंस डेवलप हुआ बहुत सालों के बाद। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सो हिस्टोरियंस ऑफन हैव टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो हिस्टोरियन मूल रूप से जो कॉपी लिखते थे, ठीक है, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट ने हिस्टोरियन ने लिखा था वो एक ही होता था, ठीक है, दूसरा नहीं होता था। ओके स्टूडेंट, और जब इस टेक्निक्स का तो उस टाइम जो हिस्टोरियन एक जो कॉपी लिखते थे, तो उन्होंने ये कभी नहीं गैस किया था कि इसका भी कॉपी कभी बहुत सेंचुरी के बाद हमारे लिखे हुए का भी कॉपी हो सकता है। उन्होंने इस टाइप का कोई गैस नहीं किया था, सोचा नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स टाइम टू टाइम। ऑथर्स जो हैं, जो भी ऑथर्स हैं, वो अपने लिखे हुए को, क्रॉनिकल्स को, ऑर्डर्स को क्या करते हैं, हमेशा रिवाइज करते रहते हैं, मीन्स फिर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए समझ में आएगा, जियाउद्दीन बर्नी। देखिए बहुत ही ये जो वर्ड्स हैं, नाम जो हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप अच्छे से सुनिए, रिपीट करके सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जियाउद्दीन तीनों अलग अलग हैं और तीनों को एक साथ प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करनी है। ओके, कैसे, जियाउद्दीन बर्नी। ओके, अब देखिए, रोट हिज क्रॉनिकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1356। जियाउद्दीन बर्नी ने एक क्रॉनिकल्स लिखा था, कब, 1356 में एडी में। ही रोट, उसके बाद देखिए, ही रोट अनदर वर्जन ऑफ इट 2 years लेटर। तो फिर उसने सेम चीज़ का अनदर वर्जन लिखा, कब, 2 साल के बाद। ओके, देखिए अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बट बोथ द वर्जन डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक ही आदमी ने एक ही चीज़ पे 2 बार क्रॉनिकल्स लिखे और दोनों अलग अलग टाइप से लिखे। ओके, अब देखिए, मोर एवर हिस्टोरियंस डिड नॉट इवन नो अबाउट द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। ओके, मोर ओवर हिस्टोरियंस डिड नॉट इवन नो अबाउट, 1960 में जो भी हिस्टोरियंस थे उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, इस टाइप के वर्जन्स के बारे में, ठीक है। 1960 में जब जो भी हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, when historians read documents, maps and text from the past, they have to keep in mind the different historical backgrounds in which that information was produced। जब historians किसी भी डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल टाइम के किसी भी डॉक्यूमेंट्स, मैप या टेक्स्ट को पढ़ते थे, ठीक है,
दे कीप द माइंड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो अपने माइंड में एक डिफरेंट टाइप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सेट कर लेते थे इन विच दैट इन्फॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस। उसके बाद वे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और लिखते थे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे माइट मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो वो बहुत केयरफुल रहते थे अपने किसी भी टर्म्स को, जब वो हिस्टोरिकल टर्म्स को जब वो डिफाइन करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते थे, ठीक है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो पास्ट में कुछ और हो सकता है, प्रेजेंट में वही वर्ड है, वही शब्द है, उसका मीनिंग कुछ और है, और हो सकता है कि पास्ट में बहुत हज़ारों साल पहले उसको कुछ और नाम से लोग जानते थे, वो कोई और चीज़ होगा। तो इस सब चीज़ों के लिए, इस सब टर्म्स के लिए जो भी हिस्टोरियन होते थे, इतिहासकार होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, केयरफुल होते थे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब नए सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, इट्स ओवर, टाइम इज़ ओवर, 30 मिनट्स। सो स्टूडेंट, अब यहाँ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर से आप लोगों को एक वर्कशीट दिया जाएगा और जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक आप लोग अच्छे से वर्कशीट बनाइएगा, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।